नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है अपने ही YouTube चैनल के ऊपर। अपने इस पेपर में से जिसका नाम आपका मेजर टू इंग्लिश रहा है, रीट के टेस्ट सीरीज 2025 के अंदर आपका लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए आपका वहां पर है। तो पत्रता विशेष के लिए इसमें हमने 45 में से 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे आपके, और लास्ट में बचे कितने आपके 15 क्वेश्चन और वहां पर बचे हैं जिनकी बात अभी अपन करने जा रहे हैं। आपने पहले जो क्वेश्चन की सीरीज चलाई उसका वहां पर श्रृंखलाबद्ध जो तरीका है उसमें प्रश्न क्रमांक 46 से लेके आपका वहां पर आपने 75 तक कर लिए हैं। अब अगला जो चलेगा वो 76 से चलेगा और 76 से 90 तक आ जाएगा। तो देखिए यहां पर अपने पास यहां तक आपने क्वेश्चंस कर लिए थे, ये क्वेश्चन आपने डील कर लिया था आपका, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्या सवाल है आपका? Which one of the following skills uses praise words and approving statements to motivate the students? निम्नांकित में से कौन सा ऐसा स्किल है जो इस बात को शामिल करता है, काम में लेता है कि आप बच्चे की तारीफ करें, बच्चे की प्रशंसा करें, ठीक है। और ये गौर करना, प्रेजेस किसके माध्यम से करें? उसके शब्द जो बोले हुए उन्हीं के लिए शब्दों के माध्यम से उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, और इस चीज को आप वहां पर अप्रूव करवाएं। अप्रूव का मतलब आपका सहमति जताएं, जहां पर आपका स्टेटमेंट्स या फिर आपकी जो वक्तव्य की बातें होती हैं, कथन की बातें होती हैं, उनको शामिल किया जाए, ताकि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं उनको अभिप्रेरित किया जा सके, उनको वहां उत्साहित किया जा सके, उन्हें वहां पर आगे बढ़ने के लिए कुछ हौसला अफजाई की जा सके। तो निम्नांकित में से ऐसा जो कार्य किसका है? तो सीधी सीधी देखना, यहां पर पहली चीज क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएशन। जो प्रतिक्रिया आती है, जो प्रत्युत्तर आता है, जो जवाब आता है, उस जवाब की भिन्नता नहीं, इसमें कहीं पर भी तारीफ की बात नहीं आती है। एक्सप्लेनिंग स्किल, व्याख्यान का जो कौशल है, व्याख्या किस आधार पर होती है? तो यह प्रशंसा नहीं है बल्कि व्याख्या का एक तरीका है, उस बच्चे का एक गट है वहां पर। फिर है लेक्चरिंग, तो लेक्चरिंग तो उसी से जुड़ेगा ना, व्याख्यात्मक स्किल से या कौशल से आपका जुड़ जाएगा। तो अपने पास एक बचा कौन सा? री-इन्फोर्समेंट। इसे बेटा जी आप क्या पढ़ते हैं वहां पर? आपका पुनर्बलन पढ़ते हैं, ठीक है। और जब आप पुनर्बलन की बात करते हैं तो पुनर्बलन दो तरीके से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है और आपका वहां पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है। सकारात्मक पुनर्बलन है और आपका नकारात्मक पुनर्बलन है। दोनों चीजें हमें वहां देखने को मिल जाती हैं। जहां बच्चे की प्रशंसा होती है आपकी, वहां पर वो सकारात्मक पुनर्बलन में काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रीइंफोर्समेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ। Which one of the following is not a challenge of teaching English? निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जिसे अपन अंग्रेजी भाषा है उसके शिक्षण के दौरान एक चुनौती का रूप नहीं कह सकते हैं, उसे कमी नहीं कह सकते? जब भी आपको लिंग्वा फ्रैंका या सेकंड लैंग्वेज पढ़ाना होता है, ऐसे हालात में उसके शिक्षण या फिर उसके अध्यापन के दौरान जो आपका चैलेंज है, चैलेंज के मायने क्या होते हैं बताओ? आपका वहां पर चुनौती है, ठीक है। उसकी बात करते हैं जो डिफिकल्टी के रूप में भी आपका आ सकता है, परेशानी के रूप में आ सकता है। तो निम्नांकित में से तीन तो क्या है अपने पास में? चैलेंज बनेंगे और एक ऐसा जो चैलेंज नहीं बनेगा। तो सुनिएगा, डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। शुद्ध भाषा में डिटरमिनिंग ऐसा होता है आपका, आप दृढ़ निश्चित करते हैं किसको? उस लक्ष्य को। जो लक्ष्य किसका है? भाषा के अध्यापन का है, भाषा के शिक्षण का वहां पर माना जाता है। तो जब इन चीजों को आप फोकस करते हैं कि अपने पास में भाषा का जो शिक्षण है, भाषा का जो अध्यापन है, उसके लक्ष्य है, उसको परिसीमित करने के लिए, उसे दृढ़ निश्चित करने के लिए अगर आप बताना चाहते हैं, तो वहां ये उसका पॉजिटिव फैक्टर है, ये उसका सकारात्मक पक्ष है। पढ़ाने के दौरान आपका चैलेंज नहीं होता है, तो यही अपना आंसर होता है। लेकिन बाकी चीजों को अपन काटेंगे कि ये हमारे आंसर्स क्यों नहीं है। सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, जब आप भाषा है उसका शिक्षण करवा रहे हैं और उसमें एक से ज्यादा पद्धतियां, विधियां काम में लेते हैं, तो कई बार वो किसका काम कर जाता है? आपके नुकसान का सबब बन जाता है, आपकी परेशानी का सबब वहां पर बन जाता है। आप मिक्स कर देते हैं, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेटा लाइफ स्किल भी ऐसी होती है, जीवन में एक तरफा निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा, आपको एक तरफ जाना पड़ेगा। सब लोगों को खुश करने के चक्कर में आप तुष्टीकरण के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाने के बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये गलत होता है। चैलेंज में आता है, डिफिकल्टी में आता है, कॉम्प्लेक्सिटी या परेशानी को क्रिएट करने में लिया जाता है। अगली बात पे, लार्ज साइज क्लासरूम्स,
बड़े आकार की जो कक्षा कक्ष है, आकार का मतलब यहां पर दीवारों से या फिर स्पेस से नहीं आपका, बल्कि किससे, क्राउडेड क्लासेस से है, जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। जब बच्चों की संख्या बेटा ज्यादा होती है तो इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं आता है आपका, परस्पर क्रियात्मक बातें नहीं होती हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका देखने को नहीं मिलता है। और ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। जितनी बड़ी क्लास होगी उतना ही लर्निंग, उतना ही आपका अधिगम हमेशा कम रहता है। तो यह चीज आपको यहां से हटा देनी है। नन ऑफ द अबव कि उपरोक्त में से कोई भी आपका वहां पर ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए। तो दो ऑप्शन में से आप काट दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए लैंग्वेज। यहां अगले ने क्या कहना चाहा वो ध्यान से सुनना। अगला हमें यह कहना चाह रहा है कि आपके पास में जो लिंग्विस्टिक भाषाई आपकी भिन्नता आती है, जिसमें आपके क्लासरूम में दो या दो से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले, भाषाओं का प्रयोग करने वाले लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स आपके वहां पर आते हैं, और इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषिकता, बहुभाषावाद है, उसकी स्थिति आपको वहां बताई जाती है। तो अगर ऐसा कल्चर क्लास में आता है तो यह लैंग्वेज या भाषा के लिए वहां पर क्या बनेगा, भाषा है उसे क्या समझती है। तो यहां पर पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या आपके पास में, बून है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या वहां पर आपका हार्डशिप है। तीसरा ऑप्शन अपने पास में क्या है, टूल है। चौथा ऑप्शन क्या अपने पास में, लैडर है। अब यहां पर गौर करना, इन सब के मीनिंग लेना। जब आप यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये किसके लिए आता है, जब आप चीजें किस में ले आते हैं, बताओ, आपका वरदान में ले आते हैं आपका, ठीक है, या फिर आपके अभिशाप में ले आते हैं, उनसे जोड़ी भी चीजें इसके साथ में जोड़ी जाती हैं। तो अपन जब कहते हैं कि ये अपने पास में क्या है, किसी ना किसी रूप में आपका वरदान है या अभिशाप है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं बोला बेटा मैंने आपका, अभी इसके शाब्दिक अर्थ में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले तुम्हारे जहन में एक चीज होनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि मल्टीलिंगुअलिज्म है, वो ना तो क्लास के लिए क्या आपका वहां पर वरदान बनता है, और ना ही क्लास के लिए वहां पर क्या बनेगा, आपका अभिशाप बनेगा। दोनों चीजों को यहां पर टाला जा सकता है, दोनों चीजों को यहां से हटाया जा सकता है। बच्चा कई बार क्या सोचता है कि भाई सर ये चीज हमारे लिए वरदान का काम कर रही है, ये चीज हमारे लिए किसका काम कर रही है, आपका वहां पर अभिशाप का काम कर रही है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं देखना है। तो ये अपने आप में कोई परिलक्षित कर देने वाला कोई बहुत बड़ा वरदान आपका काउंट नहीं होता है। हार्डशिप क्या कठिनाई लाता है, थोड़ी सी परेशानी हल्की फुल्की हो सकती है बच्चों को डील करने में, लेकिन उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो डील कर सकता है। या तो खुद मल्टीलिंगुअल बन जाए, खुद बहुभाषाई, एक से ज्यादा भाषाएं उनका प्रयोग करने वाला बन जाए, या बच्चों को केवल टारगेट लैंग्वेज है उसके माध्यम से वहां पर पढ़ाए। तो ये कठिनाई तो नहीं बनेगी ना, ये परेशानी तो उस बच्चे के लिए वहां पर बनने का सौदा है ही नहीं बेटा। फिर अगली बात पे आए, टूल। टूल का मतलब क्या है, एक उसके लिए साधन बनेगा, एक उसके लिए वहां पर स्रोत बनेगा, एक उसका उपकरण का काम करेगा, सहारे का माध्यम बनेगा। तो अगर एक अच्छा टीचर होता है तो लैंग्वेज की जो वेरिएबिलिटी आती है, मल्टीलिंगुअलिज्म आता है, भाषा की जो भिन्नता आती है, बहुभाषिकता आती है, बहुभाषावाद आता है, उसको वो उसका क्या बना सकता है, एक टूल बना सकता है, एक उपकरण वहां पर बिल्कुल बना सकता है। क्या उसे सीडी बनाएगा, नहीं बेटा। सीडी का मतलब क्या है कि केवल आपको उसे इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके फेंक देना, इस्तेमाल करके छोड़ देना, नहीं। जब लैंग्वेज वेरिएबिलिटी है तब तक आपके साथ चलेगी जब तक आप लाइफ टाइम टीचिंग करेंगे या फिर लर्निंग वहां पर करते हैं। तो ये चीज भी यहां पर शामिल नहीं होगी। अब इसे कुछ बच्चे जिनका लेवल थोड़ा वीक होता है बेटा, उन्हें इतना ध्यान रखना है कि आप वहां पर सीधा तैयार कर सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म या लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी वो भाषा में क्या है, टूल है। टूल ना कहें तो इसके लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे अपन क्या कहेंगे, सोर्स कह सकते हैं, या फिर जिसे आप यहां पर क्या नाम दे सकते हैं, आपका इक्विपमेंट है उसका नाम दिया जा सकता है, या फिर इसे आपका वहां पर इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम दिया जा सकता है। कुल मिला के जो हेल्पिंग मटीरियल होता है, एक तरीके से आपका जो हेल्पिंग एड है उसे यहां पर कहा जा सकता है। उसके साथ में इन चीजों का आपका वहां पर जोड़ा जा सकता है, उन चीजों को इनके सामने रखा जा सकता है। ठीक है, अगली बात पे आ जाएं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू, कक्षा कक्ष के अंदर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसे काम में लिया जा सकता है। किस हिसाब से काम में लिया जा सकता है, भाषागत व्यवस्था है वो किस आधार पर आपका बताई जा सकती है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, चारों ऑप्शंस बहुत बेटर हैं। जब भी कुछ अच्छा मिलेगा किसी भी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में, तो उसकी प्रशंसा करने से आपका यह बड़ा भाई कभी नहीं कतराता है। और जब भी उसमें कोई कमी मिलेगी तो भी बेझिझक मैं आपकी बुराई भी कर देता हूं, आलोचना भी कर देता हूं कि भैया यहां पर गलत है। और यह बेबाकीपन आपके अंदर भी होना चाहिए, यह एक्सट्रोवर्ट नेचर है वो भी आपके अंदर वहां रहना चाहिए। तो ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिकता है, कहां पर, कक्षा कक्ष के अंदर उसे काम में लिया जा सकता। तो बहुभाषिकता क्या होती है, जब बेटा आपके पास में दो या तीन या उनसे ज्यादा भाषाएं
उनको जब आप क्लास में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे होते हो, ठीक है। और यूज करने के साथ में उन्हीं भाषाओं को आप क्या कर रहे होते हो, बच्चों को वहां पर पढ़ाने का काम भी कर रहे होते हो। अगर ऐसा पार्ट आता है तो किसमें काउंट होता है आपका, वहां पर मल्टीलिंगुअलिज्म में होता है। अब गौर करो, पहला ऑप्शन, अपन ऑप्शन काटते चलेंगे, जो अपना सही ऑप्शन नहीं बनता है। बच्चों को आप सारे विषय पढ़ाओ तो विषय का उस लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश या हिंदी ले लो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मल्टीलिंगुअलिज्म सब्जेक्ट्स पर आधारित है। सब्जेक्ट्स पर आधारित नहीं होता बेटा, ये कल्चर पर आधारित होता है, संस्कृति पर आधारित होता है। तो सारे विषयों को पढ़ाने का मल्टीलिंगुअलिज्म से 2 या 3 या इनसे ज्यादा भाषाओं का ताल्लुकात नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम सब मानते हैं, सर्वसम्मत हैं कि कम से कम एक भाषा वहां पर होनी चाहिए। फिर अगला, टीच अबाउट डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स, कि जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जो समूह आपके पास बैठे हैं, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, उसकी जानकारी आपको देनी होती है। मेनली जो आपका सिविलाइजेशन कम और जो कल्चर ज्यादा है, मतलब संस्कृति है, उसकी बात, क्योंकि सभ्यता तो वही रह गई। आज के दिन अगर 2025 में हम बात करें तो हमारी सभ्यता तो सबकी एक ही तो रही ना आपकी, ठीक है। हम यहां कोई मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की, पीलीबंगा की, हड़प्पा की, इनकी बात तो वहां पर नहीं कर रहे हैं ना आपका। तो मेनली कल्चरल जो ग्रुप्स होते हैं, सांस्कृतिक जो समूह होते हैं, उनकी जो भिन्नता होती है वो रहती जरूर है, लेकिन उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। क्लास के अंदर हमारा लिंग्वा फ्रैंका में पढ़ाने का काम किसका होता है बताओ बेटा, आपका लैंग्वेज का पढ़ाने का काम होता है। और मल्टीलिंगुअलिज्म में लैंग्वेज एक से ज्यादा रह गई, इसलिए उसे क्या कहा गया, लैंग्वेजेस कहा गया। तो केवल और केवल आपका मकसद यह होता है कि आप क्या करें, वहां पर भाषा है उसका अध्ययन करवाएं, एक से ज्यादा भाषाओं का अध्ययन वहां पर आप करवा सकते हैं। टीच द लेसन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन कल्चर्स, आप वहां पर जो कल्चर्स हैं, संस्कृति है, उनके मध्य, उनके बीच में समानता है, समानता का व्यवहार वहां पर रखें, ठीक है। नहीं, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनमें कुछ पॉइंट आप समान ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते सबको एक भाव आप डील कर लें। किसी के लिए प्लस हो सकता है, किसी का माइनस हो सकता है, कहीं पर न्यूट्रल स्टेट भी आपका आ सकता है। तो ये इसका आधार नहीं होता है, और इसके लिए मल्टीलिंगुअलिज्म कभी काम नहीं आता है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब 2 या 3 और इनसे ज्यादा भाषाएं हैं, उनका अध्ययन और अध्यापन, ये किस में आ जाता है, आपका मल्टीलिंगुअलिज्म में आ जाता है। अगली बात पे आए, राइटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल बिकॉज ऑफ, लेखन शैली है वो आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, जटिल कौशल होता है। क्यों होता है आपका, पहली बात तो ये देखें कि आपकी स्किल्स की अपन बात करते हैं, LSRW, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और बताओ क्या है आपका वहां पर, राइटिंग है। अगर इनकी बात मैं करता हूं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पर सबसे लास्ट में आने वाला कौन है आपका, W है, ये आप सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन इसे क्या कहा गया कि एक ऐसा कौशल है जो सबसे ज्यादा जटिल है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अपने पास में राइटिंग का मतलब केवल ये नहीं कि जो आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा लिसनिंग, यही केवल आपका राइटिंग नहीं है। राइटिंग के अंदर बेटा क्या होता है आपका, वहां पर किसी भी पैटर्न को लिखने के साथ साथ अपने जो खुद के सृजित विचार हैं, मौलिक विचार हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको शामिल वहां पर किया जाता है। तो इसमें जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के मायने समझते हैं आप, कंपोजिशन का मीनिंग होता है कौन सा आपका, रचना लेखन, ठीक है, उसकी बात यहां की जाती है। तो ये जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ये इंप्रोवाइजेशन आना चाहिए, टीचर के द्वारा बच्चों में आपका वहां पर एक इनोवेटिव फील्ड है वो जनरेट किया जाना चाहिए, क्रिएटिविटी का भाव आना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ना केवल आपका वहां पर इनको लिखना, जैसे आप लिख रहे हो नहीं अक्षर, तो ये लिखना क्या है बताओ, आपका ग्राफिक में काउंट होता है, ठीक है, इसे ग्राफिक का नाम दिया जाता है। लेकिन ग्राफिक के साथ में उसी की आप क्या करते हैं, वहां पर प्रस्तुतिकरण का हिस्सा भी रखते हैं, मतलब अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वहां पर रचना लेखन के माध्यम से लिखते हैं या फिर सबके सामने प्रस्तुत वहां पर करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसमें मुश्किलात यही तो है, ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मौलिक विचार वहां पर होने चाहिए। तो क्या इट्स अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स, इसका अलग अलग क्षेत्रों की जो भिन्नता है, ये तो इसके लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बल्कि ये तो इसका रिचनेस है, इसकी समृद्धि है, इसकी संपन्नता है, इसका वहां पर खुशहाली का भाव होता है, जिसमें तरह तरह के फील्ड्स को शामिल किया जा सकता है। इट्स लास्ट पोजीशन, इसलिए कि ये सबसे लास्ट में आता है। लास्ट में आने का मतलब महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये गलत है। लास्ट में तो इसलिए लिखा जाता है कि इसको सबसे लास्ट में यूज करना बेहतर होता है, क्रम के अनुसार कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में। लास्ट में आना कभी घाटे का सौदा थोड़ी होता है। क्लास में एक बच्चा सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व कम हो गया। तो लास्ट पोजीशन है वो उसके इनसिग्निफिकेंट नेचर से रिलेशन नहीं रखती है, कहीं पर महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण बात नहीं करती है। इट्स इंक्लूजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, इसमें जो आपके दूसरे विषय होते
होते हैं उन विषयों का क्या किया जाए, सम्मिलित होने का भाव रखा जाए। तो इसका तो इससे लेना देना है नहीं, हर विषय में आपको राइटिंग करनी पड़ती है। मेनली भाषा में ग्राफिक के अलावा क्या है, कंपोजिशन भी आपका शामिल हो जाता है। तो अपने आप ही आंसर यहां निकलेगा। अब उन बच्चों के मजे हो जाते हैं बेटा जो क्या सोचते हैं कि जो ऑप्शन सबसे लंबा होता है वही हमारा आंसर है, लेकिन ये चीज आपको यहां पर डील नहीं करनी है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका लिखावट का प्रतिनिधित्व रखना, लिखना, साथ में प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण देना इन ऐसे विचारों का जो विचार आपके मौलिक विचार भी होते हैं और साथ में स्ट्रक्चर्ड मतलब एक्यूरेसी आनी चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, व्याकरणीय शुद्धता वहां पर आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को आप डील करते हैं, तो वो सीधा सीधा नेचर किसमें चला जाएगा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड थॉट्स के साथ में रखा जाएगा, उनके साथ में से शामिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज हट गई ना आपकी वहां पर कि भाई ये वैरायटी ऑफ फील्ड है, ये इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाता है, लास्ट पोजीशन इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाती है, अदर सब्जेक्ट्स का जो इंक्लूजन होता है वो इसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाता। कॉम्प्लिकेट ये बनाता है कि ढंग से ग्राफिक नहीं दे पाते तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे थॉट्स नहीं होते हैं, थॉट्स होते हैं तो प्रेजेंट नहीं कर पाते, प्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रक्चर या एक्यूरेसी वहां पर नहीं आती। तो एक निचोड़ है पढ़ाई का, वो किसमें शामिल होता है, राइटिंग में। लेकिन ये ध्यान रखना राइटिंग का वैसे इंपॉर्टेंस कम है। अगर कंपैरेटिवली देखूं, मैं तुलनात्मक आधार पर देखूं तो तुलनात्मक आधार पर मेरे पास में सबसे कम इंपॉर्टेंस किसका है, राइटिंग। लेकिन इसका रिलेशन ये नहीं कि सबसे लास्ट में आया तो इसका कम है। अगले पार्ट में आए, Who among the following proposed listening, speaking, writing, reading order of teaching for learning English as a foreign language? ये मैं पीछे की क्लास में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं बेटा। आपका अपने पास में देखो प्रॉपर ऑर्डर तो ये है LSRW, लेकिन एक विद्वान जिनका नाम क्या है, मिस्टर G.A. ब्राइट है, इन महोदय ने क्या किया वहां पर आपका इसी को ऐसा LSWR इस तरीके से यहां पर इसे प्रेजेंट कर दिया। मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग ये दोनों सही क्रम में, पहले पे लिसनिंग है आपका, दूसरे पे आपका स्पीकिंग है। अब ये जो तीसरा था इसे चौथा बना दिया और जो चौथा था उसे क्या बना दिया, आपका तीसरा बना दिया। अगर ये नेचर आपको देखने को मिलता है, इस तरीके की बातें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं, तो डेफिनेटली आप समझ जाइएगा यहां पर ये प्रॉपर ऑर्डर की बजाय इम्प्रॉपर है। ये हमारा ऑर्डर कैसा कहलाता है, वहां पर नेचुरल कहलाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये नेचुरल की बजाय क्या है, अननेचुरल है, ऐसा कहा जाएगा। ये हमारे पास में ऑर्डर बताओ कैसा है, आपका प्रॉपर ऑर्डर है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये प्रॉपर की बजाय बताओ किस में आना चाहिए, आपका वहां पर इम्प्रॉपर ऑर्डर में आना चाहिए, उसके साथ में से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो क्लैरिटी अपने पास आ रही है, इसके आधार पर सीधा सीधा नाम ले लीजिए ना, यहां पर ईसी किटसन का, रॉबर्ट पॉल का, पी गुरने का, ठीक है। एक्चुअल में गरे होना चाहिए आपका इस तरीके से। अब इसकी अपन बात करते हैं तो यहां सीधा सीधा मेरे पास में आंसर क्या रहेगा, J.A. ब्राइट रहेगा। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता तो उसमें साइड के ऑप्शन काटने में दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा, द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। अपने पास में स्पीकिंग है और साथ में कौन सा बेटा आपका वहां पर लिसनिंग है। इन दोनों जो कौशल हैं इनको विकसित कर सकते हैं या डेवलप किया जा सकता है, किसके माध्यम से, हम क्या यूज करें कि इजीली इन्हें आपका डेवलप किया जा सकता है। दो स्किल्स आती ना, स्पीकिंग और लिसनिंग वाला, ये भी उल्टे क्रम में लिख दिया ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऐसा भी हो सकता था। अब गौर करो, फ्लानेल जो बोर्ड है वो मेनली देखने के लिए हो रहा है, और जब आप देख रहे हो ना तो क्या करोगे, रीडिंग करोगे, ठीक। जैसे मान लो कि अपन फ्लानेल छोड़ो, डिजिटल बोर्ड को एक बार देख लो। यहां पर जब आप जो इस पे लिखा हुआ है तो आप देखेंगे, देखकर उस मैटर को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे फ्लानेल बोर्ड होता है उसे देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, तो उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग जो आपकी स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। ऐसे पिक्चर्स मतलब तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को देखा जा सकता है, ठीक है, उन पे कुछ लिखा हुआ तो पढ़ा जा सकता है, उनके बारे में सोचकर कुछ लिखा भी जा सकता है। तो इसमें आपका रीडिंग और राइटिंग है वो डेवलप हो जाते हैं। फिल्म स्ट्रिप्स की बात करें, स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, वहां पर ऑडिबल सेंस इसमें दिया नहीं गया है, तो जो फिल्म की स्ट्रिप्स आती हैं उन स्ट्रिप्स को देखोगे, देखकर वहां पर कुछ लिखा है तो आप पढ़ लोगे, नहीं लिखा है तो अपने विचार उसमें आप डाल दोगे। लेकिन जब रिकॉर्ड प्लेयर की बात करते हो तो रिकॉर्ड प्लेयर में अगर किसी की रिकॉर्डिंग की हुई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या बोलकर उसमें क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपका वहां पर कर सकते हैं। तो ये जो नेचर है रिकॉर्ड प्लेयर, ये कहीं ना कहीं लिसनिंग से भी जुड़ा हुआ है और साथ में आपका स्पीकिंग से भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 83, The remedial English classes are very useful for the students who are, जो आपकी सुधारात्मक या उपचारात्मक अंग्रेजी शिक्षण की कक्षाएं होती हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो हैं, कैसे हैं, इसका ध्यान आपको रखना है।
बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चे, अनेबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड्स, जो जरूरत की या आवश्यकता के आधार पर जो आपकी ग्रेड्स होती हैं उनको प्राप्त करने में जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, या फिर पुअर गरीब बच्चे हैं, कांट गेट फॉर्मल एजुकेशन, जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, या फिर रिच अमीर बच्चे हैं, एंड कैन अफोर्ड कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर या संगणक है उसको अफोर्ड कर। सवाल कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा इजीली आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कहीं डेप्थ की बात अगले ने नहीं की है। पहली बात तो रेमेडियल क्लास का उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं है आपका, ठीक है, कि 18 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को वहां पर ये रेमेडियल क्लास नहीं दिया जा सकता, तो एज फैक्टर कभी रेमेडियल में नहीं आता है। दूसरी बात, रेमेडियल केवल अमीर बच्चों को दी जाए, नहीं, कक्षा कक्ष में अमीर और गरीब बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर वही चीज गरीब हैं और उन्हें वहां पर आपका औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको रेमेडियल तो उनको मिलती है जो ऑलरेडी स्कूल में होते हैं, गरीब और अमीर से कोई लेन देन नहीं होता है। तो रेमेडियल कौन से बच्चों को दी जाएगी? जिनके लिए आपने कुछ रिक्वायर्ड जरूरत का ग्रेड रखा है कि बेटा तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए, इतना तुम्हारी मार्किंग होनी चाहिए, इतना तुम्हारा वहां पर टैलेंट रहना चाहिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव या एम या गोल है, ये लक्ष्य है, उसके आधार पर उसे प्राप्त करने में, अर्जित करने में आप सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या देते हैं? रेमेडियल क्लासेस देते हैं। अगले सवाल पे आएं, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए मेरिट ऑफ ग्रुप इवेल्युएशन, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा है जो वहां पर समूह के मूल्यांकन की गुणवत्ता नहीं है? देखो यहां बीच में क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। मेरिट का मतलब किससे है? गुणवत्ता से है या फिर आपकी विशेषता से लिया जाएगा, और ग्रुप इवेल्युएशन का मतलब क्या है? समूह के आपके मूल्यांकन से जुड़ा हुआ माना जाना चाहिए। तो निम्नांकित में से ऐसा कौन सा नहीं है जो ग्रुप इवेल्युएशन को परिभाषित नहीं करता, उसके खिलाफ जाता है या उसके बारे में गलत मानता है? पहला देखना, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, अलग अलग अधिगम के जो शैली हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अब गौर करना, अगर आप वहां यह कहते हैं कि आपके पास में ग्रुप इवेल्युएशन है तो सब बच्चे एक ही लेवल पर सीखते हैं या अलग अलग लेवल पर? अलग अलग लेवल पर सीखते हैं, तो उनका जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसे आराम से ग्रुप में आप क्या करोगे? इवेल्युएट किया जा सकता। तो इसमें नोट के लिए कोई जगह नहीं होती है, नोट इसमें रखा नहीं जाएगा। यही अपना क्या बनेगा? आंसर भी बनेगा, लेकिन आगे वाले को अपन काट लेते हैं। स्टूडेंट्स लर्न इन कोऑपरेटिव मैनर्स, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं आपके, वो सहयोगात्मक तरीके के साथ में पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं? मदद करते हैं किसकी? वन अनदर, एक दूसरे की, इन ए ग्रुप, एक समूह के अंदर। बच्चे वहां पर एक समूह के अंदर सहयोगात्मक प्रवृत्ति है, उसके साथ में दूसरे की क्या करते हैं? मदद बिल्कुल करते हैं। ये तो ग्रुप इवेल्युएशन का मेरिट है। ए हेल्दी कंपटीशन इन ए ग्रुप, जो समूह आपने बच्चों को बनाया है उसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, किसी को नीचे नहीं दिखाएगा, और यह चीज बच्चे को मोटिवेट भी करती है, अभिप्रेरित भी वहां पर करती है, ताकि वो आराम से उन चीजों को क्या कर सकें? सीख सकें। बिल्कुल ऐसा होता है। तो दो चीजें अपने पास में हो रही हैं, तो नन का कोई इश्यू नहीं है, ये मेरिट है, ये मेरिट है, तो आंसर डेफिनेटली आपके पास में ये आएगा। ये इसकी मेरिट नहीं बल्कि डीमेरिट है। यहां ये नोट नहीं लगना चाहिए, मतलब इवैल्यूएशन किया जाता है तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इवैल्यूएशन इज डन ऑन टू बेसिक्स, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, बड़ा सिंपल है, SAF है। मेरे पिछले वाले दो वीडियोस आप देखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात होती है और इसमें आपका समेटिव असेसमेंट की बात होती है। तो जो इवैल्यूएशन है या फिर मूल्यांकन है, ये फॉर्मेटिव भी होता है और आपका समेटिव। तो बेटा इस पे अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, काफी बार आपको बता चुका हूं। जिन बच्चों के लिए ऐसा लगे कि सर ये पता नहीं चला, तो पीछे वाली जो दो क्लासेस हैं उनमें जाके आप वॉच करना, आपको इजीली पता चलेगा। अगले सवाल पे आ जाएं, 86, द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अनफॉरगेटेबल। ये ध्यान देना बेटा, आपका एक्चुअल में इसका जो उच्चारण है ना, वो उच्चारण आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगले ने क्या कहा? अगले ने कहा कि मेरे पास में एक वर्ड है, इस शब्द के लिए, शब्द क्या मेरे पास में? ये वाला है, ठीक है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, ध्वन्यात्मक आपका वहां पर उच्चारण है, उसे लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है CALM, इसे फोनेटिकली मैं लिखूंगा तो इस तरीके से मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा। अब ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, अब इसके ये जो आपके सिंबल्स होते हैं ये आपको आने भी चाहिए, मैं इनकी अलग से क्लास लूंगा,
बिफोर एग्जामिनेशन लूंगा। बच्चे बार बार कह रहे हैं सर कि ग्रामर वाला, बिल्कुल आएगा। हर टॉपिक का कम से कम एक वीडियो में बना दूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन का, ये गारंटीड मेरा कमिटमेंट है। इंतजार आपको करना है, अभी भी अपने पास में 25-26 दिन बचे में, सबको टच करते चलेंगे। हर टॉपिक कहीं ना कहीं आपको टच किया हुआ मिलेगा, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस आप इसे वॉच करते रहिए। गाहे बगाए 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका वीडियो वहां पर मिस नहीं होगा। और अब से ये भी मैंने सोच लिया कि अगर किसी दूसरी ग्रेड का वीडियो में डालता हूं तो उस दिन 2 वीडियोस आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। अब गौर करना, यहां पर जब इसको अपन ने ऐसा लिखा है तो ऐसा टर्म अपने को दूसरा दे रहा है, कौन सा? अनफॉरगेटेबल, ऐसा लिखा ना अगले ने। अब इसका उच्चारण सुनना, इसका उच्चारण क्या, आप क्या बोलते हैं और रियल में इसका उच्चारण क्या है। पहली बात तो शुरुआत में आप सब सही बोलते हैं, इसे कौन सा? अन। अन के बाद में फिर जो अगला साउंड आता है ना, ये फॉरगेट नहीं होता है, ये यहां पर टर्म ऐसे टूटेगा, क्या रहेगा आपका? फॉरगेट, इस तरीके से। और उसके बाद एक कमी और आती है, यहां पर फिर क्या करते हैं अपन? एबल, ऐसा जो साउंड आता है उसे भी आपको अलग ले जाना है, और ये साउंड इस तरीके से जाएगा, ये लीजिएगा। मैंने पूरा तोड़ दिया इसे आपका, इस तरीके से क्या बनेगा? अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल नहीं, अनफॉरगेटेबल। और बेटा ये जो ए है इसे ऐसा लिखूंगा, ने को ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा लिखूंगा, फे को ऐसा लिखूंगा, इस ए को ऐसा लिखूंगा, गे को ऐसा लिखूंगा, ए ऐसा लिखूंगा, टे ऐसा लिखूंगा, ए ऐसा लिखूंगा, बे ऐसा लिखूंगा, ए ऐसा लिखूंगा, ले ऐसा लिखूंगा। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल नहीं होगा, बल्कि क्या बनेगा वहां पर आपका? अनफॉरगेटेबल यहां पर लिया जाएगा, उसके साथ में से जोड़ा जाएगा। तो ये यहां पर अपना आंसर इसके अंदर पड़ा हुआ है, बाकी चीजें इसमें इनकरेक्ट रहेंगी। जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है, उनके लिए मैं फिर कहूंगा कि फनेटिक की क्लास आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी है, ताकि इन सिंबल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। जैसे ये साउंड है, इसे अपन कैसा लिखते हैं इंग्लिश में? ऐसा लिखते हैं, ठीक है। या फिर ये साउंड इसमें बार बार काम आ रहा है, तो इसे अपन इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं। ये साउंड आपका इसमें आया है, तो इसे अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अगर ये साउंड इसमें आया है तो इसे अपन आपका वहां पर ऐसा लिखते हैं। अगर इसमें ये साउंड आया है तो इसे अपन आपका ऐसा लिखते हैं। अगर इसमें ये साउंड आपको देखने को मिलता है तो इसे अपन ऐसा लिखते हैं। अगर इसमें ये साउंड कहीं देखने को मिला है तो यहां पर आपका ये लिखेंगे, ठीक है। अब गौर करो कि आपको सबसे पहले, ये तो चलो 44 हैं, ये तो बहुत आसान है, कभी भी करवा दूंगा आपको, लेकिन इनका जो उच्चारण है ना, वो शब्द का आपको आना चाहिए। अगर उच्चारण नहीं आया तो आप इनका ढंग से यूज भी नहीं कर पाएंगे, इनकी जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, ये बहुत लोग, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, वो सुन लीजिएगा। इसका उच्चारण हम लगभग बेटा क्या करते हैं, वहां पर आपका गलत करते हैं। ऐसी गलती आपको वहां पर नहीं रखनी है। इसका मैं उच्चारण आपके सामने लिख रहा हूं। बच्चे क्या पढ़ते हैं उसको आप साइड कर दीजिएगा। इसका उच्चारण बेटा ऐसा आएगा। बच्चे कई बार ऐसा पढ़ देते हैं, थोरी, और आप कहेंगे नहीं सर हम तो ये पढ़ते हैं, कौन सा? थ्योरी, ठीक है। या फिर हम ऐसा पढ़ देते हैं, कौन सा? थियोरी, ठीक है। अब ऐसे सारे के सारे साउंड्स हैं, वो करेक्ट साउंड्स नहीं है बेटा। वो कैसे बताओ? आपके वहां पर इनकरेक्ट है। जो रियल साउंड मेरे पास में आता है वो कौन सा बताओ? आपका थियरी है। अब आपको क्या चाहिए कि सर हमें इसमें थे चाहिए, छोटा ई चाहिए, हमें इसमें सर ए चाहिए, हमें इसमें रे चाहिए, हमें इसमें छोटा ई चाहिए। तो इनका मैं बता देता हूं। थे को आपका ऐसा लिखा जाता है, थीटा जैसा निशान आता है। ई को आप आई से लिख देते हैं, ए को यहां पर श्वास साउंड से उल्टे ई से लिख देते हैं, आप रे को आर से लिख देते हैं, और फिर देखो ई आपके सामने अभी आया ना बेटा, दोबारा आ गया। क्या बन गया बताओ? आपका थियरी बन गया। तो ये तो मैं दे दूंगा आपको 44 साउंड्स, लेकिन आप कोशिश करना कि ये साउंड आपके पास में वहां पर क्लियरली होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैथमेटिक्स के से मार्क्स होते हैं इसमें, जैसे ये पार्ट या फिर ये पार्ट, ये हट गए। आप गौर करना, ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन सारा का सारा खेल यहां बिगड़ रहा है। तो इसका उच्चारण सीखना, अभी भी आपने 2 वर्ड्स सीख लिए हैं। पहला बताओ कौन सा सीखा आपका? अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। और यहां जब आप बात कर रहे हैं, बताओ ये क्या है? थियरी, थियरी ऐसा पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन जो आपका आगे वाला है, अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर कहीं लेंदी तो नहीं हुआ। लेंदी बेटा बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसमें से सवाल आपको ऐसा पूछेंगे, सिंपल सा सवाल पूछेंगे, तो आप ऐसा कुछ भी आपके पास में एक्सट्रैक्ट आए ना, तो बेटा इस पे टाइम खराब कम करना। जैसे एक पोएम दी गई तो आप इस पोएम को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। एक्चुअल में ऊपर इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, रीड द गिवन पोएम क्लियरली एंड केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस या दैट फॉलो। नीचे दी गई कविता को स्पष्टता के साथ में ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है वहां पर। तो आप इसकी रीडिंग क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, आप यहां पर कम से कम 5 से 7 मिनट बर्बाद करेंगे नहीं करने, सीधा क्वेश्चन पे आना, फिर मैं करवाता हूं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव पोएम इज,
जो उपर्युक्त आपकी कविता दी गई है उसका राइम स्कीम वहां पर क्या रहने वाला है। तो शुरू की 4 लाइन पकड़ लीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। राइम कहां से निकालेंगे, एंड से निकालेंगे, एंड के वर्ड से। यहां डेई, गेई, वाइल्ड, चाइल्ड। अगले ने कितनी लाइंस का पूछा बताओ, देखें आपका वहां पर देखते हो तो केवल 4 लाइंस का 4 तो दिए हैं ना आपके, जैसे ए ए बी बी ए बी ए बी ए ए ए ए ऐसा लिखा हुआ ना आपका। तो आप क्या करें भाई, यहां वाले पार्ट में इसका साउंड चेक कर लें। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो इसे क्या कहा जाएगा, डेई। इसे पढ़ता हूं तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा, गेई। इसे पढ़ूंगा तो बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका वहां पर, वाइल्ड। इसे पढ़ूंगा तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा आपका वहां पर, चाइल्ड। अगर आप इसके फोनेटिक मेरे से लेना चाहते हैं तो वो दे देता हूं आपका वहां पर। डे नहीं बेटा, ये डेई होता है। फिर यहां पर ये गौर करना, ये गे नहीं बेटा, क्या होता है आपका, गेई होता है। फिर यहां पर ये क्या है आपका, वाइल्ड है, इस तरीके से लिखा जाएगा फोनेटिकली। और ये आपके पास में क्या वहां पर, चाइल्ड है, इसे फोनेटिकली आपका ऐसा लिखा जाएगा। अब आप साउंड को मैच करना, जैसे यहां पर साउंड किसका है बताओ, पहले वाले में साउंड किसका है, ए का है, इस तरीके से साउंड आपका है। दूसरे वाले वर्ड में भी साउंड किसका बताओ बेटा आपका वहां पर, ए का है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तीसरे वाले में बीच में साउंड किसका बताओ आपका, आई का है, जो ऐसे आपका लिखा जाएगा। और लास्ट वाले में भी साउंड आप अगर लेना चाहें बताओ, ये साउंड किसका है, आई का है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें पहला साउंड दूसरे से मिल रहा है, तीसरा आपका चौथे से मिल रहा है। तो पहले के लिए मैं सिंबल दे सकता हूं ए, तो ये साउंड दूसरा मैच करेगा, दोनों का सिंबल क्या जाएगा, ए। फिर यहां पर इसका साउंड में क्या ले रहा हूं आपका, आई अलग, नया साउंड, तो नया लेटर ले लो बी। और ये साउंड इससे मैच कर रहा है तो इसका भी क्या बना आपका, बी, ए ए बी बी। अब जब आपके पास में आवाज जैसे डेई, गेई से मिल रहा है, वाइल्ड, चाइल्ड से मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसके साथ वहां पर रख सकते हैं। तो अपने पास आंसर इजीली आपको मिलेगा। बताओ कौन सा है, ए ए बी बी वाला। यहां पर ये नहीं है क्योंकि इसमें पहला दूसरे से और तीसरा चौथे से ऐसा नहीं मिल रहा है, बल्कि पहला तीसरे से मिल रहा है, दूसरा चौथे से, और हमें ये चाहिए था। चारों साउंड मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपका राइम स्कीम निकालना बड़ा आसान खेल होता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आए। ब्लू एज द विंग ऑफ ए ब्लू बर्ड वाइल्ड। जब आप इसे पढ़ रहे हैं ना तो ये गौर करना वहां पर कितना आसान है। मुझे पोइट्री पे जाना ही नहीं बेटा, बिना पोइट्री के निकालूंगा। अगला क्या कह रहा है आपका कि ब्लू ऐसा नीला रंग, जैसे वहां पर क्या होता है, किसी नीले रंग के वहां पर जंगली जो पक्षी है उसके विंग या पंख की भांति होता है। तो आप गौर करना, इसकी तुलना इससे की गई है। मेरे पास में एक एक्स है, मेरे पास में एक वाई है, और इसका कंपैरिजन में कौन से लिंकिंग डिवाइस के साथ में कर रहा हूं बताओ, एज के साथ। तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन आपका कॉमन पॉइंट पे होता है और उसमें सो लाइक एज की मदद से होता है, तो उसे डायरेक्टली अपन क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। इसमें एज आ गया तो मेटाफर तो होना नहीं है। पर्सोनिफिकेशन जब नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट डाला जाता है वो भी नहीं होना है। फिर यहां पर जो आपका पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास अलंकार है उसकी बात भी वहां पर रखी नहीं जानी है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली यहां से क्या हो जाएंगी, आपका हट जाएंगी, इन पर फोकस वहां रखा नहीं जाएगा। तो इसमें कहीं पर मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, इनकी बात नहीं की जानी है। क्लियर। तो यहां से ये गौर करना, सिमिली का सवाल है, ब्लू और द विंग ऑफ ए ब्लू बर्ड वाइल्ड है, तो यहां पर इनके बीच में कंपैरिजन किसकी मदद से, एज की मदद से। क्वेश्चन नंबर 90, वीवर्स वीविंग सोलैम एंड स्टिल। यह सवाल आपसे पूछा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह है वहां पर एक उदाहरण है। तो बेटा इसको जब निकाल रहे हो ना तो यहां देखो शुरू में साउंड किसका है, वे का साउंड है। यहां शुरू में साउंड किसका है, वे का साउंड है। यहां शुरू में साउंड किसका है, से का साउंड है। और यहां शुरू में बताओ किसका साउंड है, आपका से का साउंड है। ठीक। जब वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होते हैं, व्यंजन ध्वनियां होती हैं, वो अगर आपकी पुनरावृत्ति देती हैं, उन्हें दोहराया जाता है, तो उन्हें अनुप्रास कहा जाता है आपका, मतलब एलिटरेशन। जरूरी नहीं कि केवल व्यंजन की आए, कुछ केसेस में आपके वाउल की भी हो सकती हैं, कुछ एक केसेस के अंदर होती हैं आपका, जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल या स्पेशल केसेस माने जाते हैं। लेकिन अगर वाउल साउंड बीच में रिपीट हो गया तो वहां पर वो असोनेंस होता है। कॉन्सोनेंट साउंड बीच में रिपीट हो गया तो वो कॉन्सोनेंस होता है। लेकिन ये तो शुरू में रिपीट हो रहा है ना, तो ये सीधा सीधा आंसर पड़ा कौन सा, आपका एलिटरेशन। इसमें कोई कंपैरिजन तुलना नहीं है, कंपैरिजन तो है ही नहीं, सो लाइक एज भी नहीं है, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट वहां पर दिया नहीं गया। तो इसका आंसर क्या रहा आपका, वहां पर एलिटरेशन के रूप में जाना जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो आपके इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर कितना इजी आपको लगने लग गया। एक बात मुझे एक छोटे भाई की बहुत अच्छी लगी कि सर आप जब बहुत ज्यादा मटेरियल करवाते हैं ना
तो थोड़ा सा होच-पोच हो जाता, मिक्स हो जाता है और उसी विचार को मैंने यहां पर सर माथे रखा है कि अपन टुकड़े में थोड़ा-थोड़ा समझाएं तो बच्चे की ओवरलैप ना हो, ठीक है? कहते हैं ना कि ऑल क्लियर वाला पार्ट की सीधा सर के ऊपर से वहां पर निकल गया। क्लियर वैसे स्पष्ट नहीं कि सारा समझ में आ गया, बल्कि सर कुछ समझ में नहीं आया, जिसे अपन इंग्लिश में टर्म देते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, भले ही हमें वीडियोस 2 रखने पड़ जाएं। जैसे अगर मुझे लगता है कि इतने दिन में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डेली के एक की बजाय 2 वीडियोस स्प्लिट करके डाल दूंगा, ताकि वन बाय वन देखें। एक लंबा वीडियो आपको वहां परेशान कर सकता है, फिर अगर दिक्कत आती तो एक मॉर्निंग का हो जाए, एक आपका इवनिंग का हो जाए, लाइक दैट, ऐसा डाल के कि कभी भी आप वक्त निकाल के उन दोनों को वहां पर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने वादा किया था, मेजर टू मैंने क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट जो आपका लगेगा उसको भी अपन देखेंगे लेटर ऑन, उसको भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से वहां पर आपका उसे तैयार करूं और तैयार करने के बाद में आपके समक्ष ले आऊं। ठीक, अगली एक और बात, तैयार करने का मतलब जो आपका ये पीपीटी वगैरह बच्चे से तैयार करवानी है आपकी, या फिर वहां पर ये कहें कि आपका एक टाइमिंग शेड्यूल है उसका वहां पर बैठाना है, उन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। बीच में मुझ ग्रामर के जो आपकी वीडियोस हैं उनको भी देखूंगा, थोड़ा सा वोकैबुलरी का सेक्शन है उस पर भी अपन वहां पर फोकस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं आपका नई क्लास में, नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।